नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जो दो राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, जिस पर हरियाणा अपना हक मांग रहा है लेकिन उसे वो अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके इर्द गिर्द 3 दशक, जी हां 3 दशक से भी ज्यादा लंबे वक्त तक सियासत फलती फूलती रही और जिसके जल में गोते लगा लगा कर राजनीतिक दलों के वारे न्यारे होते रहे। सतलुज यमुना लिंक नहर, जो एसवाईएल के नाम से बेहतर तरीके से जाना जाता है, समझा जाता है, यह मुद्दा आज का नहीं 3 दशक पुराना है, लेकिन आज भी नया बना हुआ है, जिसका श्रेय दोनों प्रदेशों की राजनीति को दें तो गलत नहीं होगा। इससे पहले कि आज की पॉलिटिकल पंचायत की शुरुआत की जाए, आपको दिखाते हैं यह मसला आखिर था क्या और है क्या। सतलुज यमुना लिंक नहर या एसवाईएल का निर्माण हरियाणा के प्यासे भूभाग के लिए किया गया था, लेकिन यह प्यास कई दशकों तक बुझ नहीं पाई और यह अनबुझी प्यास आगे चलकर वो मुद्दा बनी जो दो प्रदेशों के बीच दशकों तक विवाद का कारण बनी रही। दोनों ही प्रदेश जल पर अपने अधिकार को लेकर डटे रहे और इस तरह ये सिर्फ जरूरत न रहकर सियासी मायनों में उससे भी कहीं आगे की चीज हो गई। हक और दावेदारी को लेकर शुरू हुई तकरार ने कई बार आंदोलनों का रूप लिया, जिसकी शुरुआत प्रदेश गठन से पहले वर्तमान हरियाणा के सूखे भूभाग को पानी दिलाने के लिए प्रोफेसर शेर सिंह और स्वामी ओमानंद सरस्वती के आंदोलन से हुई थी। माना जाता है कि इसी आंदोलन की बदौलत आगे चलकर हरियाणा का जन्म हुआ। हरियाणा एक अलग प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया और एसवाईएल का मुद्दा आगे के दशकों में भी खूब उछला, लेकिन सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर। जल विवाद की नींव दरअसल बंटवारे के बाद ही 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ गई थी। उस दौरान ये विवाद पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से 2 रावी और ब्यास के पानी के बंटवारे को लेकर शुरू हुई थी। पाकिस्तान के पास रावी और ब्यास का पानी उसकी जरूरत से ज्यादा था, लिहाजा 1955 में भारत और पाकिस्तान के बीच रावी ब्यास के पानी का बंटवारा सिंधु जल समझौते के तहत हुआ। इस समझौते के तहत 1966 में भारत ने पाकिस्तान से सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पूरा पानी इस्तेमाल करने का अधिकार ले लिया। इसके एवज में पाकिस्तान को 110 करोड़ रुपए अदा किए गए। इसके मुताबिक पंजाब को रावी ब्यास के कुल 148.50 लाख एकड़ फुट पानी में से 72 लाख एकड़ फुट पानी मिला और इसी के साथ ये उम्मीदें जगी कि पंजाब के शुष्क इलाके हरियाणा की भी प्यास बुझेगी। लेकिन 1961 में कुल 72 लाख एकड़ फुट पानी में से 53 लाख फुट एकड़ पानी पंजाब वाले इलाके को दिया गया, जबकि 19 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब के शुष्क इलाके हरियाणा के लिए मंजूर हुआ। स्थानीय नेताओं के साथ साथ वहां की जनता को भी यह फैसला नागवार गुजरा और इस तरह दिलों में कड़वाहट शुरू हो गई। चौधरी छोटू राम ने 6 जनवरी 1945 को भाखड़ा प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए थे ताकि उस समय के हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, संगरूर और बठिंडा जिलों के सूखे और रेतीले इलाकों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। लेकिन उस वक्त किसी को भी इस बात का एहसास तक नहीं था कि उनके इस विचार को ठेस पहुंचेगी और इस उद्देश्य से आगे चलकर बनाई जाने वाली एसवाईएल नहर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगी। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दरअसल एसवाईएल वो मुद्दा है जिसके विवादों की नींव हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले ही पड़ गई थी। पंजाब के तत्कालीन दक्षिणी हिस्से और हरियाणा के वर्तमान भूभाग की उस दौरान ये शिकायत थी कि उसके साथ अन्याय किया गया। इसे लेकर आवाज बुलंद हो रही थी कि तभी पंजाब को बांट दिया गया और हरियाणा एक नए प्रदेश और विरासत के तौर पर उसे मिला। एसवाईएल विवाद के साथ वो अस्तित्व में आया। दो प्रदेशों के बीच पानी को लेकर छिड़ी कड़वाहट हरियाणा प्रदेश के अस्तित्व में आने से पहले ही पड़ गई थी। रावी और ब्यास नदियों के पानी में से संयुक्त पंजाब हरियाणा प्रदेश के हिस्से में 72 लाख एकड़ फुट पानी आया था। तत्कालीन पंजाब सरकार के सामने मांग उठी कि संयुक्त पंजाब हरियाणा प्रदेश के हिस्से में आए कुल पानी में से 48 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब के शुष्क माने जाने वाले तत्कालीन हरियाणा क्षेत्र को दी जाए। तत्कालीन पंजाब सरकार ने
उस दौरान नहर के पानी के बंटवारे को लेकर एक समिति गठित की, जिसने 1 फरवरी 1966 को रावी ब्यास के अतिरिक्त 70 लाख एकड़ फुट पानी में से हरियाणा को 45 लाख 60 हजार एकड़ फुट पानी और पंजाब को 24 लाख 60 हजार एकड़ फुट पानी देने की सिफारिश की। इंदिरा गांधी अवार्ड में मार्च 1976 में हरियाणा और पंजाब का हिस्सा 35 लाख एकड़ फुट कर दिया गया, लेकिन पंजाब सरकार को यह समझौता रास नहीं आया और इसी के बाद सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण पर विचार होने लगा और केंद्र सरकार ने 1976 में नहर निर्माण को मंजूरी दे दी। इसके तहत हरियाणा ने अपने इलाके में पड़ने वाले नहर के 91 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण कराकर इसे पंजाब के पटियाला जिले तक पहुंचा दिया था, लेकिन पंजाब सरकार ने नहर के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं ली। समझौते के कुछ समय के बाद 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी ने पंजाब की कपूरी नाम की जगह पर नहर की खुदाई के काम का उद्घाटन किया। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला के शासनकाल में नहर के निर्माण के काम ने जोर पकड़ा, लेकिन उस पर भी जल्द ही ब्रेक लगने वाला था। 1988 में उग्रवादियों ने पंजाब के मजाट में एसवाईएल निर्माण कार्य में लगे 30 मजदूरों की हत्या कर दी, जबकि 1990 में एसवाईएल निर्माण कार्य में लगे 2 इंजीनियर्स को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इन हत्याओं के बाद 20 फरवरी 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने आपात बैठक बुलाई, जो बेनतीजा रही। चौधरी देवीलाल ने एसवाईएल नहर को लेकर न्याय युद्ध भी चलाया, लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। एसवाईएल अब 3 दशक से भी पुराना मसला बन चुका है, लेकिन इन 3 दशकों में ये मसला अब सियासी मुद्दा बन गया और ये वही मुद्दा है जो इस दौरान आए गए जाने कितने ही चुनाव में हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों में जनता के बीच कुछ यूं पेश किया जाता रहा जैसे ये कोई जरूरत नहीं बल्कि नाक की लड़ाई हो। जनता टीवी के लिए राम विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी, ये मसला बेहद ही गंभीर है और इस गंभीर मसले पर हम आज पंचायत बुला चुके हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले पंचायत के सवाल। एसवाईएल पर हरियाणा के सभी दल एक मत हैं, लेकिन में ही सारा पेंच फंसा हुआ है। इस मुद्दे पर आपसी एकजुटता की कमी क्यों है? जब सब चाहते हैं तो फिर आपसी एकजुटता क्यों नहीं हो पाती? एसवाईएल पर एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल? मंजिल जब एक है तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों हैं? एसवाईएल पर आपसी छींटाकशी से कैसे निकलेगा समाधान? हर राजनीतिक दल एक दूसरे को दूसरे ही तराजू में तौल रहा है। चुनाव के इर्द गिर्द ही एसवाईएल का मुद्दा क्यों याद आता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और एसवाईएल सीजनल मुद्दा बनकर रह गया है। हर 5 साल में या फिर जब उपचुनाव अगर कभी होते हैं इत्तेफाकन, तो उसमें यह मुद्दा उभर कर सामने आ जाता है। क्या एसवाईएल पर सर्वदलीय समिति नहीं बनाई जा सकती है? ये एक प्रस्ताव हम अपनी तरफ से दे रहे हैं तमाम दर्शकों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी। पंजाब से क्यों नहीं मांगा जाता मजबूती से हक? इसमें लीपापोती और ढिलाई वाला रवैया क्यों अख्तियार किया जाता है? सियासत का पानी कब बुझाएगा हरियाणा की प्यास? 3 दशक से ज्यादा ये मसला जिस तरीके से गर्माता चला जाता है, कभी इसमें ठंडक, कभी इसमें तपिश, तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? जब मसला तमाम राजनीतिक दलों के लिए हाँ वाला है, तो फिर आपसी छींटाकशी, आपसी द्वेष उसे भुला करके एक मत क्यों नहीं होते हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक मत क्यों नहीं तमाम राजनीतिक दल हो पाते। अगर मामला अदालत में विचाराधीन भी होता है तो भी उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है। तमाम तरीके से क्रेडिट लेने की जो एक होड़ सी मची है एसवाईएल के मसले पर, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि क्रेडिट राजनीति में कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर राजनीति से परे हटकर भी कोशिश की जानी चाहिए। एक दौर ऐसा भी आया था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये मसला नहीं समझा। कुछ दौर ऐसे भी आए थे जब सियासत ने भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया था, लेकिन वहां पर भी ये मसला सुलझा नहीं था। तो ऐसे में जब ये मसला सुलझ नहीं रहा है, हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल, और उसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनका सुर भी अलग अलग होता है। हरियाणा की भाजपा और हरियाणा की कांग्रेस इकाई जो है वो एसवाईएल का पानी चाहती है, लेकिन
आप जैसे ही पंजाब जाएंगे तो पंजाब में एसवाईएल के मसले पर कांग्रेस अलग सुर है, भारतीय जनता पार्टी की वहां की इकाई के सुर अलग है। जी, तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका। और महावीर गोयल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत बहुत स्वागत है महावीर जी आपका भी। जी धन्यवाद। महावीर जी, शुरुआत में आपसे करता हूं ताकि मसले को थोड़ा सा समझा जा सके, और उसके बाद प्रवीण अत्रे साहब आप तक पहुंचेंगे और बीजेपी का रुख जानेंगे। महावीर गोयल साहब, क्यों आखिर इस मसले पर एकजुट हरियाणा की पार्टियां नहीं हो पाती और क्यों ये छींटाकशी का दौर लगातार चलता रहता है? देखिए, एसवाईएल अब एक ऐसा मामला हो गया है कि अब आम जनता, आम लोग भी ये समझने लगे हैं कि ये मामला पानी का ना होकर के ये वोट बैंक का मुद्दा बन चुका है। जी, राजनीतिक दल इस पे बात करते हैं, चुनाव आता है, ये मुद्दा और मजबूती से उठाया जाता है, लेकिन इसका हल शायद कोई नहीं निकालना चाहता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी, ये जो राजनीतिक दल हैं, इनकी सोची समझी एक रणनीति है कि इस मामले को जिंदा रखा जाए, इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। नहीं तो ऐसे मामले, अनेक बार ऐसा मौका आया है जब पंजाब में भी वही सरकार है, हरियाणा में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है, उसके बावजूद इसका समाधान नहीं निकाला गया। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो भी इसका समाधान नहीं निकलता है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। दिलचस्प बात यह भी हो जाती है महावीर जी कि हरियाणा में बीजेपी, हरियाणा में कांग्रेस, खासतौर पर राष्ट्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो उनका सुर अलग होता है। वो चाहते हैं कि एसवाईएल का पानी आए। यही हम पंजाब चले जाते हैं तो वहां भी खुल करके इसको डिनाई कर दिया जाता है। वहां भी पंजाब की बीजेपी इकाई, पंजाब की कांग्रेस इकाई दोनों नहीं चाहते कि पानी जाए। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब केंद्र यदि चाहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंजाब का कहना है, पंजाब सरकार का, पंजाब के पॉलिटिकल लोगों का, उनका ये कहना है कि 1981 में जो समझौता, जल समझौता हुआ था, वो बहुत पुराना मामला है, लगभग 38 साल हो गए। तो 1981 के बाद से लेकर के अब 38 सालों में पंजाब का जो जल स्तर है उसके में काफी बदलाव आया है। पंजाब के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत अधिक बड़ी है। तो ऐसे में इस मामले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पंजाब की रिक्वायरमेंट पानी को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी है और जल स्तर घटा है। लेकिन यदि केंद्र चाहे, केंद्र की सरकार चाहे, केंद्र के राजनीतिक दल चाहें, उनके दलों के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, तो उसका एक समाधान, एक तरीका निकाला जा सकता है। लेकिन उसके लिए पहल कोई नहीं करना चाहता है। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, इसी बात को हम लोग सुनते आ रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए महावीर जी। दो और खास मेहमान हमारे साथ हैं, प्रवीण अत्रे जी भी हैं और वेद प्रकाश विद्रोही साहब कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है वेद प्रकाश जी आपका भी। प्रवीण अत्रे साहब, सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर इस मसले का समाधान नहीं हो रहा और लगातार छींटाकशी का दौर देखने को मिल रहा है। क्या ये संभव नहीं है कि हरियाणा के तमाम राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आएं और एसवाईएल के मसले को लेकर के केंद्र तक भी जाएं? अदालत का फैसला, जो पिछली बार जिस तरह के निर्देश आए थे वो भी हमने देखा था और अभी भी मामला है विचाराधीन। प्रवीण अत्रे जी। 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से अपना मत दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेता भी आए और राष्ट्रपति महोदय को सर्वदलीय नेताओं ने जाके ज्ञापन भी दिया। लेकिन होता यह है कि जब किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता पंजाब में जाके वहां के चुनाव के दौरान पंजाब कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करता है, जिसमें बाकायदा लिखा होता है कि पंजाब का पानी पंजाब वास्ते, हरियाणा को पानी नहीं देंगे, वहां पे आके दिक्कत आना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा, मैं आपको फिर भी याद दिला देता हूं, 2004 के अंदर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दिया था, चौधरी भजनलाल कांग्रेस के नेता होते थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री थे, पंजाब विधानसभा में जल समझौते रद्द करने का प्रस्ताव ले आए। जब भजनलाल जी से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि साहब सोनिया गांधी जी से आप बात कीजिए,
तो उन्होंने दो टूक कह दिया था कि सोनिया गांधी के लिए हरियाणा और पंजाब एक बराबर, वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। यहाँ पे आके मतभेद होते हैं। आप हरियाणा में राजनीति करते हो, हरियाणा की जनता से वोट मांगते हो, हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हो, लेकिन जिस वक्त हक की बात आती है तब आपको दोनों जगह एक बराबर नजर आने शुरू हो जाते हैं। अत्रे साहब, ऐसे तो जो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई है अत्रे साहब, उसका भी तो स्टैंड क्लियर है, वो कहाँ देना चाहती है पानी हरियाणा को? देखिए मैं बताता हूँ, इसके ऊपर भी बड़ा स्पष्ट है। इस वक्त पंजाब सरकार ने 16 नवंबर 2016 को डी नोटिफाई करने का प्रस्ताव पारित किया। मनोहर सरकार थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया और माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि उस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। हम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और हरियाणा की जनता के हकों की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। और उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको किस तरह से मनोहर लाल जी ने लड़ी। देखिए, जो 2004 के अंदर निर्णय आने के बाद पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार जल समझौते रद्द करती है, जिसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस मांगते हैं। 2004 से लेके 2015 तक, 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उस पे कांग्रेस की सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ती। और राजनीतिक चर्चाएं उस वक्त भी पत्रकार महोदयों की तरफ से अक्सर रिपोर्टिंग होती थी कि कांग्रेस सरकार केवल अपने चहेते वकीलों की जेब में पैसे डाल रही है, लेकिन उस रेफरेंस पे कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। मनोहर सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी केंद्र सरकार को पत्र लिख के आग्रह करते हैं कि रेफरेंस की निगरानी के लिए सॉलिसिटर जनरल को लगाया जाए और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करे। अत्रे साहब, ये तो मसला, आग्रह को सुप्रीम कोर्ट मानता है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं इसके अंदर। ये मसला तो हम सब जान रहे हैं, ये मसला तो हम सब जान रहे हैं प्रवीण अत्रे जी। लगातार मई 2016 तक और नवंबर 2016 में हरियाणा के पक्ष में निर्णय आ जाता है। ये संजीदगी होती है जिस जनता के लिए। सर, उसके बाद का भी तो बताइए ना, के लिए लड़ने की संजीदगी यहाँ से साबित हो। उसके बाद भी तो बताइए ना, केंद्र को भी तो दिशा निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब 2016 नवंबर के अंदर निर्णय आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी मनोहर सरकार पूरी संजीदगी से काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डाली जाती है कि निर्णय का एग्जीक्यूशन करवाया जाए। इसमें कोई, क्योंकि उस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट तत्कालीन केंद्र सरकार को यही कहती है कि आप नहर का निर्माण करवाएं। प्रवीण अत्रे जी, ये भी कहा गया था मनमोहन जी होते हैं उस निर्देश में, सर प्रवीण अत्रे साहब, उसमें यह भी कहा गया था कि अगर दोनों स्टेट्स इसको नहीं करवा पाते हैं तो केंद्र अब एक कमेटी का गठन करे और अपनी निगरानी में करवाए इसको। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। लेकिन 2017 के अंदर, ये सितंबर 2017 शायद था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार को कहती है कि दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बिठा के और आपसी समझौते में इस निर्णय को एग्जीक्यूट हो, मतलब इसका पालन हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद निर्णय देगा। महत्वपूर्ण चीज है ये। और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा पक्ष के पक्ष में निर्णय आएगा। अब जरा वेद प्रकाश विद्रोही साहब के पास चलता हूं। वेद प्रकाश जी, कांग्रेस का स्टैंड आप क्या समझा पाएंगे? क्योंकि जिस राष्ट्रीय प्रवक्ता का जिक्र प्रवीण अत्रे जी कर रहे थे, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला हैं, जो पंजाब जाते हैं और ये कहते हैं कि पंजाब भाई एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देगा। देखिए, पहले तो प्रवीण अत्रे जी ने असत से ही बात शुरुआत की है। ना तो इन्हें तथ्यों की जानकारी है, विद्रोही जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही। ये जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2012 के अंदर फैसला दिया था, जब केंद्र में वाजपेयी की सरकार थी और पंजाब के अंदर बादल जी की सरकार थी। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जनवरी 2012 में, जब हरियाणा में चौटाला जी की सरकार थी, कि 1 साल के अंदर अंदर पंजाब सरकार एसवाईएल नहर का निर्माण करे। और यदि पंजाब सरकार जी की आवाज मुझे नहीं मिल रही, कृपया आवाज बढ़ाएं उनकी। सड़क सुरक्षा संगठन से इसकी निर्माण काम करवाई। जिम्मेदारी थी वाजपेयी जी की और बादल साहब की। भाजपा दोनों जगह सरकारों में शामिल थी।
वाजपेयी जी ने 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे दिया कि हम तो एसवाईएल का निर्माण नहीं करवा सकते। भागा कौन? भारतीय जनता पार्टी। जब जब कोई फैसले हुए हैं कांग्रेस के राज में हुए हैं। 31 दिसंबर 1981 मैं जवाब देना चाहूंगा कि विद्रोही जी बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। समझौता करके फैसला किया। 1985 के अंदर राजीव लोंगेवाल समझौता किया और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी के साथ मिलकर और बादल साहब के साथ मिलकर 31 दिसंबर 1981 के समझौते का भी विरोध किया और 24 दिसंबर 1985 का समझौते का भी विरोध किया और हरियाणा में न्याय युद्ध छेड़ा और न्याय युद्ध के नाम पर सत्ता है। असल में कांग्रेस ने ही हर बार इस एसवाईएल के निर्माण के लिए काम किया है और भाजपा ने रोड़े अटकाए। वेद प्रकाश विद्रोही साहब, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ठीक है अत्रे जी, मैं आपको लेके आऊंगा चर्चा में। एक सवाल जो मेरे सवाल का जवाब, एक लाइन और सुन लीजिए। हाँ, एक लाइन सुन लीजिए प्लीज। इनकी झूठ आपने बहुत सुन ली। ये कह रहे हैं कि 2004 में डिफरेंस हुआ था और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अत्रे जी को शायद मालूम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम पहले कावेरी का जो निर्णय है, जो डिस्प्यूट है कावेरी डिस्प्यूट, उसको तय करेंगे और उसके बाद हरियाणा और पंजाब के डिस्प्यूट को तय करेंगे। जो ही सुप्रीम कोर्ट ने 2015-16 में कावेरी डिस्प्यूट को तय कर दिया, कावेरी डिस्प्यूट के बाद उन्होंने मामला लिया हरियाणा का। अब सुप्रीम कोर्ट कब मामला लेकर कब नहीं लेगा ये हम नहीं कह सकते और ये कितने गंभीर है मैं बता देता हूं। दिसंबर 2018 के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के पास मिलेगा और मनोहर लाल खट्टर जी टाइम लेंगे। 2.25 साल हो गया आज तक प्रधानमंत्री जी से जरा काउंटर लेते हैं, काउंटर लेते हैं प्रवीण अत्रे जी का। प्रवीण अत्रे जी का काउंटर। लगातार वेद प्रकाश विद्रोही जी ने लगातार झूठ बोला और मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने पुराने प्रवक्ता इस तरह के तथ्यात्मक झूठ बोलेंगे। अब इनको एक चुप करवा लीजिए, इनका झूठ मैंने बहुत सुन लिया। मैं इनका झूठ लगातार सुन रहा था। इन्होंने 2003 का जिक्र किया। मुझे हैरानी होती है इतना बड़ा झूठ एक प्रवक्ता कैसे बोल सकता है। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हरियाणा के पक्ष में आता है। पंजाब सरकार, अरे सुनिए विद्रोही जी, बहुत झूठ बोल लिया आपने। मैं हैरानी होती है आपके साथ व्यक्ति इस तरह के झूठ बोल रहा है बैठ के यहाँ पे। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय हरियाणा के पक्ष में आता है, इनको कहिए पहले चुप हो जाए। अब ये इस तरह के शोर मचा के जनता को सुनने दीजिए आपकी सच्चाई। आप जनता को अपनी सच्चाई सुनने दीजिए। विद्रोही जी एक सेकंड। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। पंजाब सरकार उस निर्णय के विरोध में अपनी आपत्तियां लेके कोर्ट में चली जाती है। अरे इनको कहिए यार चुप हो जाए पहले। सब कर रहे हैं अभी जानबूझ के, इतना झूठ बोलते हैं आप लोग, लगातार झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ पे। अब घर चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए। 2002 के जब निर्णय हरियाणा के हक में आता है, पंजाब सरकार अपनी आपत्तियां लेके कोर्ट में चली जाती है और उन आपत्तियों को 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दरकिनार कर देती है और 2004 के अंदर 2000 निर्णय को एज इट इज स्टैंड रखती है। 2003 का तो विषय नहीं था इसमें। जब 2002 का निर्णय आ गया, पंजाब सरकार दोबारा कोर्ट में चली गई और उसके ऊपर 2004 में सुप्रीम कोर्ट फिर निर्णय दे देती है। तो 2003 का विषय कहां से आ गया? इनको कहिए जरा चुप हो जाए। अरे आप चिल्लाइए मत, डिस्टर्ब मत कीजिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए, सच्चाई सुनिए पहले थोड़ी देर। आपने इस प्रदेश के किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया, किसानों को सुनने दीजिए। इनको पता लगना चाहिए आपने किस तरह की दोगली राजनीति की है। 1966 के अंदर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पॉलिटिकल पंचायत में आप दोनों जुड़े, आप दोनों ने चर्चा की, बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पॉलिटिकल पंचायत में हमने यहां पे भी देखा कि दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ लगातार सब में बनी हुई है। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ किया है, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है। ये मसला बेहद गंभीर है। हमारी पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। कल एक और जीवंत और ज्वलंत मुद्दा लेकर के आएंगे, उस पर पंचायत लगेगी। आप भी जुड़िएगा हमारे साथ, शरीक होइए इस पंचायत में, क्योंकि ये है पॉलिटिकल पंचायत।